नमस्कार। YouTube के माध्यम से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। विज्ञान विषय का यह टॉपिक मानव शरीर की संरचना एवं अंग तंत्र। ध्यान से देखें, जितने शब्द इस टॉपिक के हेडिंग में लिखे हैं, इतना छोटा यह टॉपिक है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक। पूरे मानव शरीर को पढ़ना। काफी सारे मेरे साथी जो है वो इसी टॉपिक के 15 से 20 वीडियो बना रहे हैं, जबकि ये जो टॉपिक है जिसका अंक भार इन कंपटीशन एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में से आते हैं, तो फिर 15-20 वीडियो देखने से अन्य विषय से आप वंचित कर सकते हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सरफेसली पढ़ा जाए ताकि आप उसका बेसिक जान पाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से हल कर पाएं। तो सबसे पहले हम मानव शरीर की बात करते हैं। मनुष्य का शरीर जो है वो किस प्रकार से निर्मित होता है, संरचना किस प्रकार होती है, उसकी संगठन किस प्रकार का होता है। तो मानव शरीर जो है वो एक जटिल एवं अद्भुत संरचना है। मानव शरीर कैसी संरचना है? जटिल एवं अद्भुत संरचना है। जटिल एवं अद्भुत संरचना है जिसमें विभिन्न संरचनात्मक इकाई, विभिन्न संरचनात्मक इकाई, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई, विभिन्न संरचनात्मक इकाई समन्वय के साथ कार्य करती है, तब मनुष्य का शरीर समस्त क्रियाएं कर पाता है। इसलिए हम मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करते हैं और उस छोटी इकाई का नाम है कोशिका। यहां इस टॉपिक में आपको केवल सरफेसली यही बताना है कि हमारा शरीर कैसे बना। कोशिका से संबंधित बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो कोशिका जो छोटी क्लासों में आप परिभाषा में पढ़ते हो, कोशिका जो है वो जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका, जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। क्योंकि मानव जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, तो एक कोशिका से उसके सभी जो सिस्टम है वो कार्य नहीं करते हैं, सभी तंत्र कार्य नहीं करते। एक कोशिकीय जीवों में केवल एक कोशिका ही सभी अंग तंत्रों का काम करती है, पूरे सिस्टम का काम करती है। लेकिन मानव शरीर बहुकोशिकीय है, इसलिए एक कोशिका सभी अंग तंत्रों का कार्य नहीं कर सकती। मानव बहुकोशिकीय जीव है, आपको पता ही है। कोशिका की जो संरचना आप छोटी क्लासों में पढ़ते हो और उसमें आपके किस प्रकार पादप से जंतु कोशिका अलग होती है, कुछ अंतर उसमें होते हैं, तभी तो जंतु कोशिका जो है पादप से अलग है। तो उनका आप यहाँ चर्चा कर सकते हो। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है। तो मुख्य अंतरों में जो है आप स्ट्रक्चर जब देखते हो, मैं यहाँ रफली आपके पास स्ट्रक्चर बना दूँ क्योंकि ये टॉपिक यहाँ कोशिका का नहीं है। ये बीच का भाग जो है इसको केंद्रक कहते हैं। ये इस प्रकार अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको ईपीआर कहते हैं, ईपीआर,
ये आपका न्यूक्लियस केंद्रक, और इस प्रकार आपके पास जूतेनुमा संरचना जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और जब इसको पादप कोशिका से अलग करते हैं तो पादप कोशिका में क्या होता है कि हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका में बाहर की तरफ एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा कला, ये किसी, तो ये आपके पास कोशिका एक संरचनात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। अब कोशिका से अगला जो स्टेप है, कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो हम ये समझते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि कोशिकाएं जब एक से अधिक मिली तो आपके पास एक संरचना बनी जिसका नाम है उत्तक। क्या नाम है? उत्तक, या जिसको टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू जो है, उत्तक, ये क्या होता है? जब कई सारी कोशिकाएं जो समान क्रिया के लिए, कई सारी कोशिकाएं जो एक समान कार्य करती हैं, जिनकी उत्पत्ति और परिवर्धन भी समान हो, तो उसे हम, उस समूह को हम उत्तक कहते हैं। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक समान कार्य करता है, जिनकी उत्पत्ति और परिवर्धन भी समान हो, वो उत्तक कहलाता है। कुछ उत्तकों को हम समझेंगे, केवल नाम ही समझना है हमें। मनुष्य में, मानव शरीर में कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं, तो जंतु उत्तकों को हमें समझना है। तो हमारे पास उत्तकों के उदाहरण है। सबसे पहला उपकला उत्तक। उपकला उत्तक सबसे समझ में आ रहा है। कला यानी मेम्ब्रेन, झिल्ली, ये हमारे जो शरीर में जितने भी बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण को बनाने का काम जो उत्तक करता है, उस उत्तक का नाम है उपकला उत्तक। ठीक। दूसरा आपके पास संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे आप समझ रहे हो, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसमें आपके पास जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण लिखना है। जैसे ये उपास्थियों को जोड़ने का कार्य, या अस्थियों को, या फिर तरल संयोजी उत्तक के रूप में हम रक्त या रुधिर को मान सकते हैं। रक्त या रुधिर जिसको कहते हैं, खून जिसको कहते हैं, ये संयोजी उत्तक के उदाहरण है। उसके बाद हमारे पास में उत्तक का एक नया उदाहरण आपके पास आ रहा है, वो है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक, पेशी का नाम आते ही आप समझ जाते हो कि पेशी जो है हमारी अस्थियों को गति देने का कार्य करती है, और वो संकुचन और शिथिलन के द्वारा, संकुचन और शिथिलन दो गति करती है। संकुचन और शिथिलन के द्वारा ये हमारे अंगों की गति में कार्य करती है, वो उत्तक पेशी उत्तक कहलाता है। आपके पास केवल इतना आ सकता है कि बाहरी आवरण में कौन सा उत्तक पाया जाता है, उपकला उत्तक। ठीक है। अस्थि, उपास्थि और रुधिर या इनमें जोड़ने के लिए जो उत्तक कार्य करता है वो कौन सा है, संयोजी उत्तक। संकुचन, शिथिलन, शरीर अंगों की गति में जो कार्य करता है वो पेशी उत्तक। और अंत में आपके पास में तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक, ठीक है। ये हमारे शरीर के जो आवेग है या हमारे शरीर की जो संवेदनाएं हैं वो मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करता है। और इस उत्तक की तंत्रिका उत्तक है, तो इसकी जो कोशिका होती है उसको हम या ये समझें कि तंत्रिका तंत्र की सबसे मूलभूत इकाई जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन, ठीक है। ये न्यूरॉन जो है हमारे शरीर के आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, चाहे वो बाहरी अंगों से मस्तिष्क तक हो या फिर मस्तिष्क से वापस बाहरी अंगों तक हो। तो ये आपके पास 4 प्रकार के उत्तक है। अब हम जो है जब उत्तकों का एक समूह
मिलेगा तो क्या बनता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंग। अच्छा, ये किसका समूह है? ये उत्तकों का समूह है। उत्तकों का समूह जो एक विशेष कार्य करता है। वो आपके अंग कहलाता है। अंग उत्तकों का समूह है। तो अब यदि इन अंगों को समूल कर लें तो उसको हम कहते हैं अंग तंत्र। तो वही परिभाषा जहां आपने उत्तक लिखा उसकी क्या लिख दोगे? अंगों का समूह जो एक विशेष कार्य करता है वो अंग तंत्र कहलाता है। और अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है। तो यदि हमें शरीर संरचना पढ़नी है तो हमें कोशिका पढ़नी होगी, उत्तक पढ़ना होगा, अंग पढ़ना होगा, अंग तंत्र पढ़ना होगा। अच्छा, अब हम समझते हैं कि हमारे अंग तंत्र जो है वो कौन कौन से होते हैं और उनमें से हम जो है इस वीडियो में कितने डिस्कस करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अंग तंत्रों के नाम जो है, मनुष्य में जो अंग तंत्र है, मानव शरीर में जो अंग तंत्र है, उन अंग तंत्रों को हम समझते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन क्या कार्य करते हैं। सबसे पहला अंग तंत्र वो है पाचन। पाचन तंत्र। सबसे पहला ही काम पाचन का आया, क्योंकि पहला काम जो है वो यही होता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दूसरा आपके पास में है श्वसन। तीसरा आपके पास में परिसंचरण। थोड़ा सा मैं इसको आपको यहां समझा दूंगा, फिर उसके बाद हम प्रत्येक के बारे में चर्चा करेंगे। परिसंचरण तंत्र। फिर उसके बाद चौथा आपके पास उत्सर्जन तंत्र। मुख्य तंत्रों की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जनन तंत्र। और छठा आपके पास तंत्रिका तंत्र। और सातवां आपके पास अंतःस्रावी तंत्र। तो ये आपके पास मुख्य रूप से 7 अंग तंत्र है जिनका अध्ययन हमें करना है। किसमें किसका अध्ययन करेंगे वो सब? पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में पाचन तंत्र के अंगों के नाम और पाचन कैसे करता है, केवल ये ही समझना है, वो पाचन तंत्र में आएगा। श्वसन तंत्र में श्वसन की क्रिया जो होती है, श्वास यानी O2 लेना और CO2 छोड़ने तक की जो क्रिया है, वो श्वसन तंत्र के द्वारा किस प्रकार होती है, उसमें कौन कौन से अंग भाग में लेते हैं, वो श्वसन तंत्र में समझेंगे। परिसंचरण तंत्र में, परिसंचरण तंत्र का मतलब है रक्त द्वारा भोजन, ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन हृदय और फेफड़ों और कोशिकाओं तक कैसे होता है, वो हम समझेंगे परिसंचरण तंत्र में। आपसे पूछ लेंगे परिसंचरण तंत्र के क्या कार्य, आपको सीधा सा जवाब ऑप्शन में ये आ सकता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, CO2 का परिवहन करना, हार्मोन्स का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। तो आपको इन चारों में से जहां जहां जो ऑप्शन है उन सबको देखना है। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र शरीर में बनने वाले हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर किस प्रकार निकाला जाता है, ये तंत्र जो है वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, जिसमें आप मुख्य रूप से वृक्क या किडनी को समझोगे। जनन तंत्र। जनन तंत्र में आपको नर और मादा में किस प्रकार जो है
युग्मक निर्माण होता है और उसके बाद निषेचन किस प्रकार की क्रिया होती है वो जनन तंत्र में समझेंगे। तंत्रिका तंत्र में आप ये समझोगे कि आपके जो संवेदनाएं हैं वो तंत्रिका कोशिका से होती हुई मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती है और मस्तिष्क से पुनः आवेग हमारे बाहरी अंगों तक कैसे पहुंचते हैं वो तंत्रिका तंत्र में समझना है। और फिर है आपके पास अंतःस्त्रावी तंत्र, जिसमें अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को समझना है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का सीधा सा मतलब यही होता है कि वो हार्मोन्स के द्वारा पूरे शरीर की कोशिकाओं का पूरे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करती है और वो हार्मोन्स किसी नलिका वाहिका में नहीं जाते, केवल ब्लड में जाते हैं, खून में जाते हैं। और ऐसी जो तंत्र है उसको हम अंतःस्त्रावी तंत्र कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पाचन तंत्र। तो सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में हम इसके अंगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद इसके कार्य समझेंगे। तो हमारे पास जो है इसका पहले से डायग्राम है, जो क्योंकि समय की बचत सबसे पहले जरूरी है। ये पाचन तंत्र आपके सामने है। सबसे पहले पाचन तंत्र के अंगों के नाम यदि हमें देखने हैं तो इस चित्र में देखिए, सबसे पहले पाचन तंत्र के अंगों की बात हम यदि करते हैं तो पाचन तंत्र के सबसे पहले ये जो भाग है इसको कहते हैं ये जो भाग है इसको कहते हैं मुख। मुंह, और मुंह से लेकर यहां तक का ये जो भाग है, ये जो खाली भाग है, इसको कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा। तो पाचन तंत्र के अंगों में दो नाम हमने पहले लिख लिए, मुख और मुख गुहा। फिर उसके बाद इस मुख गुहा में भी क्या क्या पाया जाता है? मुख गुहा में जीभ पाई जाती है। जीभ पाई जाती है, ठीक है। उससे क्या निकलती है? लार निकलती है। लार में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, और टाइलिन एंजाइम क्या करता है? भोजन को लसलसा बनाता है। तो सबसे पहले पाचन लार के द्वारा, टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। फिर उसके बाद इसमें और क्या होते हैं? इसमें दांत होते हैं, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यह भी हमें समझना है। कौन कौन से दांत होते हैं? सबसे पहले कृतनक, कृतनक काटने वाले, रदनक चीरफाड़ करने वाले, अग्रचर्वणक चबाने वाले आगे वाले जो होते हैं अग्रचर्वणक कहलाएंगे। अग्रचर्वणक और चर्वणक, ये हमें याद, इससे ज्यादा आप और कर। उसके अलावा जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं भी पाई जाती है। जीभ पर जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे स्वाद का ज्ञान होता है कि कौन सी वस्तु खट्टी है, कौन सी मीठी है, कौन सी कड़वी है, ठीक है। मुख गुहा पूरी हुई। मुख गुहा जैसे ही पूरी होती है, यहां इस जगह से शुरू हो जाती है ग्रसनी भाग। ये जो भाग है, इस भाग को ग्रसनी कहते हैं, जिसमें इस भाग में जहां श्वास नली और भोजन नली दोनों एक ही जगह, जहां दोनों एक जगह मिलती है, अभी वो श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपका स्वर तंत्र आएगा, उस जगह दोनों शामिल होती है। तो यहां हमें केवल ग्रसनी के बारे में बात करनी है। तो ये आपकी ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी के बाद ये आगे का भाग जो नलिका नुमा है, इसको कह दिया इसने ग्रसिका।
अच्छा, ग्रसनी और ग्रसी का क्या भाग है? भोजन को आगे भेजना। ठीक है, भेज दिया। भेजने के बाद सबसे पहला जो आता है वो आता है आमाशय। आमाशय, आमाशय जो है वो भोजन का अम्लीय माध्यम में पाचन करता है। भोजन का अम्लीय माध्यम में पाचन करता है। अच्छा, उसके अलावा आमाशय में किस किस का पाचन होता है वो भी हम लिख सकते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है और कैसीन का पाचन होता है। आपको पता होगा कैसीन जो है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। तो उसके बाद ये आमाशय आपके पास में, आमाशय में अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन हो गया। पाचन होने के बाद आपके पास 3 तरह की ग्रंथियां इसमें कार्य कर रही है। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं उनको पहले समझ लें। आपके पास यहाँ 3 तरह की ग्रंथियां ये है, जिसमें पहली ग्रंथि लार ग्रंथि, जिसे आप पहले पढ़ चुके हो कि ये जो है लार का स्त्रावन करती है। और उसके बाद दूसरी ग्रंथि अग्नाशय, तो इस प्रकार नीम के पत्ते की जैसे दिखाई देती है ये, और ये यकृत और ये पित्ताशय, ये तीनों जो है यहाँ छोटी आंत में जुड़ रही है। तो ये जो है अग्नाशय ग्रंथि, वही अग्नाशय ग्रंथि है जिससे इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन होता है, जो हमारे शरीर में या रक्त में शर्करा का स्तर जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद जो बड़ी सी ग्रंथि दिखाई दे रही है ये यकृत है। ये यकृत है जिसके द्वारा जो पित्तरस का स्त्रावन और ये समझो कि वसा का जो पाचन है वो इस पित्तरस के माध्यम से होता है। और ये इसमें ये छोटी सी जो चीज लिखी पित्ताशय, जो पित्त का भंडारण करता है और यहाँ जाकर के छोटी आंत में। अब उसके बाद हमारे पास 2 तरह की आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये जो ज्यादा कुंडलित हो रखी है इस आंत का नाम है छोटी आंत। आपको केवल छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में ये ध्यान रखना है कि छोटी आंत में क्या होता है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि छोटी अधिकांश जो पाचन है वो छोटी आंत में हो जाता है। अधिकांश पाचन की क्रिया छोटी आंत में हो जाती है। हालांकि स्टार्च जैसे छोटे जो आपके पॉलीसेकेराइड्स है वो या लार से ही पाचन होने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार आपके प्रोटीन का पाचन तो आमाशय में शुरू हो जाता है, लेकिन छोटी आंत में वो चाहे स्टार्च हो चाहे आपकी वसा हो, इन सब का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। पाचन हो गया। पाचन होने के बाद इस छोटी आंत की जो आंतरिक सतह होती है उसमें इस प्रकार की छोटी छोटी अंगुलीनुमा प्रवर्त होते हैं जो उसके भोजन में से पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं। फिर जो अपचित भोजन होता है वो आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का एक ही कार्य है कि बड़ी आंत का एक ही कार्य है कि उससे जो है जल का अवशोषण करना। जो अपचित भोजन आया है उससे जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण कर दिया, उसके बाद ये जो अपचित भोजन है वो चला जाता है इस मलाशय में जहां अपचित भोजन का संग्रह होता है और फिर उसके बाद गुदाद्वार के द्वारा ये बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार ये पाचन तंत्र का टॉपिक हमारे क्लियर हुआ। आपको इसकी इतनी जानकारी रखनी कि कौन सा अंग किस प्रकार कार्य करता है, क्या कार्य करता है और वो कहाँ स्थित है। धन्यवाद।